है बेटा, जल्दी आ जाना। जी मम्मी जी, कोशिश करूंगी। वैसे तो मायके जाओ तो कैसे दिन गुजर जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता। हाँ बेटा, लेकिन तेरे बिना यहाँ मेरा भी तो मन नहीं लगता। अब बिट्टू तो दिन भर दुकान में रहता है और तेरे पापा भी दुकान में ही रहने लगे हैं। अकेले बताओ मेरा मन कैसे लगेगा घर में। और मेरी पोती महक, उसके बिना तो और भी मन नहीं लगता मेरा। जी मम्मी जी, वैसे अभी जाने का तो कोई विचार नहीं था, लेकिन मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि भाभी के साथ मैं 3-4 दिन रह लूँ, क्योंकि उसके बाद भाभी को भी लेने आ जाएंगे उनके भैया। ठीक है बेटा, जाओ तुम। दीदी, अरे विकास भाई, आ गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बैठो ना, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा। दीदी, कल मुझे दुकान की खरीदी के लिए इंदौर जाना है, इसलिए प्लीज आप थोड़ी जल्दी से पैकिंग कर लीजिए ताकि हम समय से घर पहुँच सके। अरे ऐसे कैसे भाई, अभी आए हो, कुछ खा पी लो फिर चलते हैं आराम से। नहीं दीदी, खाना पीना तो फिर होते रहेगा। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी डॉक्टर को दिखाना है। हाँ बेटा पल्लवी, विकास को भी तो काम है। तुम्हारी पैकिंग तो हो भी गई है, तुम जाओ जल्दी से चेक को लेकर। जी मम्मी जी, ये ममता जी का घर है। ममता जी के घर में 2 बेटे और 2 बहू है, जिसमें बड़ी बहू पल्लवी है, जिसकी भाई की शादी अभी अभी हुई है, तो वो अपनी भाभी के साथ कुछ दिन रहने अपने मायके जा रही है। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। हाँ बेटा, खुशी खुशी जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा को हमारा नमस्ते बताना। जी मम्मी जी। ठीक है आंटी जी, चलते हैं हम लोग। हाँ बेटा। गौरव, गौरव बेटा, कहाँ गया ये लड़का? सारे दिन बस सोते रहता है। अरे नीलम, आ जाओ ना, तुम बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अभी तो मुझे 10 ही दिन हुए हैं मायके में, अभी मैं क्यों आऊं? नहीं आऊंगी मैं। गौरव। जी मम्मी। बेटा, नीलम को लेने चले जा, उसे 10-12 दिन तो हो गए ना, अब तो तेरी भाभी भी मायके चली गई है। सुन लिया ना नीलम, माँ क्या कह रही है? ला दे, मेरी बात करा नीलम से। हेलो बेटा नीलम, तुम्हारी जेठानी मायके चली गई है बेटा, तुम्हें भी तो 10-12 दिन हो गए हैं, अब आ जाओ, फिर जाओगी तो फिर रह लेना। ठीक है मम्मी जी, आप इन्हें कल भिजवा दीजिए, मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा। देखा बेटा, नीलम को मैंने जैसे ही आने को कहा उसने तुरंत हाँ कर दी। अरे मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ बेटा, जो मुझे इतनी संस्कारी गुणवान बहुएं मिली है, और वो लोग मेरा कितना आदर सम्मान करती हैं। हाँ मम्मी, आप हैं ही इतनी प्यारी, भला आपका कोई आदर सम्मान क्यों ना करेगा? चल जा, अब मस्का मत लगा। और सुन, तू भी बिट्टू के साथ दुकान जाया करना, तेरे भाई को देख दिन भर दुकान में मेहनत करता है, और जब देखो तब तू घर में ही पड़ा रहता है। ठीक है माँ, कल मैं नीलम को ले आऊंगा, उसके बाद से मैं भी बिट्टू भैया के साथ दुकान नहीं जाऊंगा। गौरव दूसरे दिन नीलम को लेकर घर आ जाता है, और दोनों सास बहू पल्लवी को सिखाने लगे बेटा, और धीरे धीरे कब 8-10 दिन बीत जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। नहीं मम्मी जी, दीदी का फोन तो नहीं आया था, लेकिन मैंने उन्हें कल रात में फोन किया था, जब दीदी बता रही थी कि वो कल आने वाली है। क्या? पल्लवी खुद से बोल रही थी कि वो कल आने वाली है? लेकिन पल्लवी को तो गए भी 8-10 दिन ही हो रहे हैं। हाँ मम्मी जी, दीदी खुद से कह रही थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कोई बात तो नहीं हो गई कि ऐसे अचानक आ रही है? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, शायद हो सकता है दीदी को भैया की चिंता हो रही होगी कि वो समय से खाना खाते हैं या नहीं, समय से सोते हैं या नहीं, इसलिए आ रही होंगी दीदी। भाई ये क्या बात हुई? पहले क्यों चिंता नहीं होती थी बहू को? पहले तो पल्लवी 15-20 दिन के पहले आने का नाम नहीं लेती थी, और कई बार तो वो पूरे 1 महीने भी रुक कर आई है। खैर जो भी बात हो मम्मी जी, हमें तो खुश होना चाहिए कि दीदी आ रही है, अब तीनों हम फिर से मिलजुल कर रहेंगे। और वैसे ये सब छोड़िए मम्मी जी, आपके मंदिर का समय हो रहा है, आप मंदिर जाकर आ जाइए ना। ठीक है बेटा। आश्चर्य तो मुझे भी बहुत हो रहा है कि दीदी पहली बार 8-10 दिन में खुद से अपने मायके से ससुराल आना चाहती है। खैर जो भी बात हो, दीदी आ रही है, बस यही खुशी की बात है। चलो मैं भी जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। नीलम, क्या हो गया? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी। अच्छा सुनो नीलम, क्या तुम्हें भाभी के मायके जाना है? बिट्टू भैया ने कहा है मुझे कि कल मैं भाभी को लेकर आ जाऊं, लेकिन सच कहूं नीलम, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं भैया भाभी के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई तो नहीं हो गई? क्यों जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो इसलिए नीलम कि भाभी कभी इतने जल्दी अपने मायके से आती नहीं थी। चिंता तो मुझे भी हो रही है, खैर जाने दीजिए, हो सकता है उन्हें हम लोगों की याद आ रही होगी, इसलिए दीदी जल्दी आ रही है। दूसरे दिन गौरव अपनी भाभी पल्लवी को लेने पल्लवी के मायके जाता है, और खुशी खुशी पल्लवी को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। माँ देखिए, मैं भाभी को लेकर आ गया। अरे पल्लवी, आ गई बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है तुझे यहाँ देखकर। प्रणाम मम्मी जी, कैसे हैं आप? अच्छी हो बेटा, अब तू आ गई है तो मैं और ज्यादा अच्छी हो जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, बहुत थकान हो रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गौरव, तेरी भाभी को क्या हो गया बेटा? हाँ मम्मी, कोई बात तो जरूर है, क्योंकि पूरे रास्ते भाभी मुझसे कुछ नहीं कही, चुपचाप गाड़ी में बैठी रही। खैर जो भी बात हो, मैं उससे बाद में पूछ लूंगी। चहक, आपको अपनी दादी की याद नहीं आती थी बेटा? आती थी दादी। पल्लवी अपने मायके से ससुराल तो आ जाती है, लेकिन इस बार वो बहुत उदास और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती, बस अकेले अकेले रहने लगती है। दीदी क्या सब्जी बना लूं? फ्रिज में जो भी रखा हो नीलम बना लो। दीदी कोई बात है क्या? आप जब से मायके से आए हो किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नीलम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, और मायके से आओ तो मम्मी पापा की याद भी तो आती है। हाँ दीदी ये तो है। अरे दीदी चाय पी लीजिए ना, मैंने आपकी पसंद की अदरक और इलायची वाली चाय बनाई है। नहीं नीलम, मन नहीं है, समझ में नहीं आता क्या बात है, दीदी का व्यवहार एकदम से बदल गया है। नीलम खाना बन गया क्या बेटा? जी मम्मी जी। अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मम्मी जी दीदी के व्यवहार में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है, जब से दीदी मायके से आई है बिल्कुल गुमसुम उदास सी रहने लगी है। हाँ बेटा, इतनी खुश मिजाज हमेशा खुश रहने वाली हमारी पल्लवी जब से मायके से आई है तब से एकदम गुमसुम सी और अकेले अकेले रहने लगी है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और पल्लवी को उसके मायके से आए धीरे धीरे 1
जाती है। अब पल्लवी की सास को लगने लगा था उसकी देवरानी भी नहीं है। अब शायद पल्लवी उसे बता सकती है कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो मायके नहीं जाना चाहती। पल्लवी, ओ पल्लवी, मैं मंदिर जा रही हूँ बेटा। इसे क्या हो गया? मुझे कोई जवाब भी नहीं दे रही है। ऐसे तो भाग कर आती थी कि मैं भी मंदिर जाऊंगी मम्मी जी। मैं ही जाकर पूछ लेती हूँ उसके कमरे में। पल्लवी, क्या हुआ बेटा? मंदिर नहीं जाना है क्या तुम्हें आज? नहीं मम्मी जी, आप चले जाइए। वैसे भी नीलम घर में नहीं है, मैं घर संभाल लूंगी। आप आराम से पूजा करके आ जाइए। तुझे क्या हुआ बेटा? ऐसे तो तू कभी मंदिर जाने से मना नहीं करती। पल्लवी, मुझे नहीं बताएगी बेटा, क्या बात हो गई? नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है। पल्लवी, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो बेटा। तुम्हें इस घर में आए पूरे 7 साल हो गए हैं और इन 6-7 सालों में मैंने देखा है कि तुम बहुत ही जिंदा दिल और खुशमिजाज होकर रही हो। लेकिन बेटा, मैं पिछले साल से तुम्हारा व्यवहार देख रही हूँ। जब से तुम अपने मायके से वापस आई हो, किसी से ढंग से बात भी नहीं करती और ऐसे गुमसुम से बैठी रहती हो। बेटा, बताओ ना क्या बात हो गई है? कुछ नहीं मम्मी जी। पल्लवी, शायद तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती हो, पर कोई तो बात जरूर है बेटा, वरना कोई भी बेटी अपने मायके जाने से कभी इनकार नहीं कर सकती। और वैसे भी बेटा, तुम्हें तो मायके जाने के लिए हमने पूरी छूट दे रखी है, उसके बावजूद तुम मना कर रही हो। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है और यही बात को लेकर मेरा मन विचलित होते जा रहा है। बेटा पल्लवी, तुम तो रोने लगी। क्या तुम अपनी परेशानी अपनी इस माँ को नहीं बताओगी? पल्लवी, क्या तुम अपनी माँ से अपनी परेशानी नहीं बताओगी बेटा? मुझे मेरी लाडली बहू की आंखों में ये आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मम्मी जी, मैं आपसे नहीं बताऊंगी तो और किससे बताऊंगी, लेकिन सोचती थी कि कुछ बातें छुपा लेना ही बेहतर होता है। लेकिन अब बहुत हो गया मम्मी जी, मैं आपसे नहीं छुपा सकती हूँ। बेटा पल्लवी, पहले तो तुम रोना बंद करो। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। मम्मी जी, छुट्टियां शुरू होते ही हर साल की तरह पिछले साल भी मैं अपने मायके जाने के लिए अपनी सारी पैकिंग खुशी कर ली थी। और पिछली बार तो मेरी खुशियां और दुगनी हो गई थी मम्मी जी, क्योंकि मेरी नई नवेली भाभी के साथ मुझे रहना था अपने मायके में और मैं खुशी अपने मायके गई थी मम्मी जी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि शायद भाभी को मेरा साथ अच्छा नहीं लगेगा। मायके जाने के बाद मैं खुद से ही भाभी से बातचीत करती, भाभी के साथ आगे होकर हर काम में उनका हाथ बटाती। लेकिन भाभी तो अपने मन से मुझसे बात भी नहीं करती और अपना चाय नाश्ता सब लेकर अपने कमरे में चली जाती। मुझे एक दिन तो ऐसा लगा कि शायद भाभी की तबीयत ठीक नहीं होगी। लेकिन मम्मी जी, मुझे धीरे-धीरे अपने मायके में पूरे 10 दिन होने लगे, लेकिन भाभी तो अपने मन से मुझसे बात भी नहीं करती थी। चलो मैंने सोचा हो सकता है भाभी नहीं है, घुली मिली नहीं है, इसलिए उनका मन नहीं करता होगा। लेकिन मैंने देखा कि मेरे भैया भी मेरी भाभी के रंग में रंग चुके थे। मम्मी जी, आपको याद है ना, मेरा भाई मुझे पल्लवी दीदी कहते थकता नहीं था, लेकिन उसके पास भी मेरे पास 5 मिनट बैठने की फुर्सत ना थी और वो जब भी बाहर से कोई चीज खाने पीने कर लेकर आता तो सीधे भाभी के पास कमरे में ही चला जाता। और आपने तो ये भी देखा था ना मम्मी जी, मेरा भाई मेरी बेटी चाहत के ऊपर जान छिड़कता था। हम जब भी मायके जाते थे तो वो पूरे दिन चाहत को बाइक पे लेकर घुमाते रहता था, उसकी मनपसंद चीजें दिलवाते रहता था और मैं उसे डांटती थी कि भैया इतनी सारी चीजें मत दिलवाया कर, इतनी चॉकलेट मत दिलाया कर, चाहत के दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन वो मेरी नहीं सुनता था। लेकिन जब मैं पिछली बार मायके गई थी मम्मी जी, तो मेरी बेटी चाहत ने देखा कि उसके मामा ने कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आए हैं, तो वो मामा जी कहते उनके कमरे में चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि चाहत की मामी ने चाहत का हाथ पकड़ के उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और भाभी ने अंदर से दरवाजा टिका दिया। और हैरानी तो तब हुई मम्मी जी मुझे जब मैंने देखा कि मेरा भाई भी वही कमरे में मौजूद है, लेकिन उसने भी एक बार नहीं कहा कि चाहत बेटा अंदर आ जाओ। उसी समय से मम्मी जी मेरे मायके से मेरा मन खट्टा हो गया था और मैंने ये सारी बातें जब अपनी मम्मी से कही तो मम्मी ने भी साफ कह दिया मुझसे कि चाहत बहुत शैतानी करती है, जरूर अपने मामी जी के कमरे में जाकर कोई चीज फैलाती होगी, इसलिए उसे कमरे से बाहर कर दिया। मुझे बहुत हैरानी हुई मम्मी जी कि मेरी माँ ने एक बार भी अपनी बहू से नहीं कहा कि इस तरह से बच्चे को कमरे से बाहर नहीं निकालते। यदि कोई चीज खाने पीने की लाए हो तो दे दो उसे, बच्ची है, उसका मन लगा होगा। और मैंने तो मम्मी से ये भी कहा कि मम्मी शायद भाभी को मेरा मायके आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने बातों को टाल दिया, लेकिन एक बार भी अपनी बहू से बात नहीं की। मैंने सोचा चलो जाने दो, हो सकता है बच्ची है, उनकी शरारत मेरी भाभी को पसंद ना हो। हाँ बेटा, ये तो अच्छी बात नहीं है, चाहत तो बच्ची है, बच्ची के साथ वाला ऐसा व्यवहार कौन करता है। फिर मम्मी जी दूसरे ही दिन की बात है, मेरा भाई बाहर से पिज्जा लेकर आया था और आपको तो पसंद है ना, चाहत पिज्जा देखते ही कितनी उछलने लगती है। लेकिन भाभी ने दरवाजे से ही पिज्जा का पैकेट मेरे भाई से ले लिया और वो सीधे कमरे में चली गई। और चाहत जब उनके पीछे दौड़कर कमरे में जाने लगी तो भाभी ने उसे धक्का मार दिया, कह दिया कि तुम्हारे मामा ने ये पिज्जा सिर्फ मेरे लिए लाए हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी भाभी का व्यवहार बच्चों के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है। तब मैंने तुरंत भाभी को टोका कि भाभी बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है, चाहत अभी छोटी है, उसका मन लग गया होगा पिज्जा में, एक पीस दे दो उसे। तो भाभी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप पिज्जा लेकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा लगा दिया उन्होंने। और वहीं खड़ा मेरा भाई भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन फिर भी मेरी भाभी को नहीं कहा उसने कि ये गलत व्यवहार है। बताइए मम्मी जी, मुझे कितना बुरा लगा होगा ये सब देखकर। हाँ बेटा, तुम्हें बुरा लगना स्वाभाविक है। फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई मम्मी जी और मम्मी से ये सारी बातें कहने लगी। तभी पीछे से मेरी भाभी आ गई और इतने जोर से चिल्लाने लगी कि जीजी आप इसीलिए मायके आते हो क्या। फिर मेरी भाभी मुझसे कहती है मम्मी जी कि जीजी मुझे तो लगता है आप मायके सिर्फ और सिर्फ सास बहू में झगड़ा करवाने आई हैं। और भाभी इतने में चुप नहीं रही मम्मी जी, मुझसे कहती है कि जीजी आप 4-6 दिनों
का व्यवहार, लेकिन मम्मी मम्मी तो मेरा व्यवहार जानती है ना, मैं कभी किसी की बुराई नहीं करती मम्मी जी। मैं तो उनकी अपनी बेटी हूँ ना, क्या वो मेरे व्यवहार से वाकिफ नहीं है जो उन्होंने भी मुझे ऐसा कह दिया। फिर मुझे लगा मम्मी जी कि मैं कितने अरमानों से अपने मायके गई थी कि मेरी नई नवेली भाभी है, मैं सबके साथ कितना मौज मस्ती करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे मायके में तो अब सब कुछ बदल गया होगा। और मैंने उसी दिन ठान लिया मम्मी जी कि अब मैं एक दिन भी अपने मायके में नहीं रुकूंगी। मेरी मम्मी ने मुझे थोड़ी बहुत रोकने की कोशिश की भी, लेकिन मैं नहीं रुकी मम्मी जी और वापस अपने ससुराल आ गई। अब आप ही बताइए ना मम्मी जी, क्या मैं उस घर में जाऊं जो मेरा मायका तो है, लेकिन वहाँ मेरा सम्मान नहीं है। मेरा भाई मम्मी जी जो गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से ही पहले कितनी आफत मचा के रखता था कि दीदी कब लेने आऊं, और वो तो अब मुझे एक बार फोन भी नहीं करता। और मम्मी जी भाभी ने भी एक बार मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा कि दीदी अचानक से अपने ससुराल कैसे लौट गई। इतना बोझ लिए थी बेटा तुम अपने दिल में, लेकिन एक बार भी अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा। क्या करती मम्मी जी, कैसे बताती? बचपन से तो बस यही सुनते आई थी मैं कि मायके का सम्मान मायके में और ससुराल का सम्मान ससुराल में बचाकर चलना चाहिए लड़कियों को, इसलिए नहीं बताई मम्मी जी। लेकिन अब मैं आपके सामने और ज्यादा चुप नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और आप ही बताइए ना मम्मी जी, मेरे मायके ना जाने का निर्णय कोई गलत है क्या? नहीं बेटा, तूने कोई गलत निर्णय नहीं लिया है। अरे मायका हो चाहे कोई और जगह हो, लेकिन जहाँ जाने से सम्मान घटे उस जगह से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, यही सोचना कि ये ससुराल ही तुम्हारा मायका है। और फिर भी तुम्हारा मन यहाँ ना लगे तो मैं तुम्हें अपने मायके लेकर जाऊंगी, वो भी तो तुम्हारी माँ का मायका है, तो तुम्हारा भी तो मायका ही हुआ ना बेटा। पल्लवी पल्लवी पल्लवी, ये तो समधन जी की आवाज लग रही है, मुझे लगता है बाहर तुम्हारी मम्मी आई है। हाँ मम्मी जी, मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है, चलकर देखते हैं। अरे समधन जी, आप? माफ कीजिए समधन जी, बिना बताए आना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं समधन जी, बैठिए ना। बहुत अच्छा लगा समधन जी आपको यहाँ देखकर। पल्लवी मुझे माफ कर दे बेटा। किस बात की माफी मांग रहे हो मम्मी आप? मैं जानती हूँ बेटा तुम मायके क्यों नहीं आना चाहती हो। इस लाचार माँ को माफ कर देना बेटा, जो बार बार अपनी बेटी का अपमान होते देखकर भी मैं तुम्हारे सम्मान के लिए सामने खड़ी नहीं हो पाई। मैं आपकी मजबूरियों को समझ सकती हूँ समधन जी। हाँ समधन जी, मेरी बहू का व्यवहार एकदम अलग है, उसे किसी बात के लिए रोको टोको तो अपने मायके जाने की धमकियां देती है। मैं इसलिए अपनी बहू से कुछ नहीं कहती समधन जी कि मेरे जाने के बाद कम से कम मेरी बेटी का मायका तो रहे, जहाँ वो 2-4 दिनों के लिए आकर जा सकती हो। क्योंकि यदि मैं अपनी बहू के सामने बेटी का पक्ष लूंगी तो बहू का व्यवहार और ज्यादा बदल जाएगा और वो फिर कभी अपनी ननद को सम्मान नहीं दे पाएगी। उसे यही लगेगा कि उसकी ननद उसकी माँ को भड़काने आती है। बेटा पल्लवी, अपनी इस लाचार माँ को माफ कर देना बेटा। नहीं मम्मी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी अपनी जगह सही है मम्मी। मैं तो 2-4 दिनों में वापस अपने ससुराल आ जाऊंगी, लेकिन आपको तो हमेशा भाभी के साथ रहना है। हाँ बेटा, यही सोचकर तो मैंने तुम्हारी भाभी से कुछ नहीं कहा। समधन जी, आप पल्लवी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे उसके मायके में एक माँ है तो क्या हो गया, ससुराल में भी तो उसकी एक माँ है ना, उसकी खुशियों का पूरा ख्याल रखेगी उसकी ससुराल की माँ। और समधन जी, आपकी बेटी तो इतनी संस्कारी और सर्वगुण संपन्न है कि कोई भी उसे प्यार करने लगे, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। इसलिए मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब पल्लवी मेरी बेटी है और यही उसका मायका और यही उसका ससुराल है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी समधन जी। यदि हर ससुराल में आप जैसी सास हो तो कभी कोई बेटी दुखी और मायूस नहीं होगी। हाँ मम्मी जी, अगर ससुराल इतना अच्छा हो तो मायका छूट जाने का कोई दुख नहीं होगा किसी भी बेटी को। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। कितने दिन हो गए रीता, हमारे यहाँ कोई भी मेहमान नहीं आए हैं। हाँ, ये पहला ही महीना है जी जब हमारे घर में कोई भी मेहमान आए गए नहीं है। हाँ रीता, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ इस महीने हम लोग मम्मी पापा बहन भाई दीदी और उनके बच्चों को घर में इनवाइट कर लेते हैं। और काफी दिन हो गए रीता, हम लोग उनसे मिले नहीं हैं, कम से कम इस बहाने मेल जोल हो जाएगी। वैसे भी मुझे लगता है कि काफी समय हो गया है हम लोगों ने उनके साथ वक्त नहीं बिताया है। बताओ रीता, क्या सोचती हो तुम इस बारे में? बोलो ना रीता, चुप क्यों हो? तुम्हारे चेहरे से तो मुझे लग रहा है जैसे मेरा आइडिया तुम्हें पसंद नहीं आया। ठीक है जी, यदि आपने सोच ही लिया है तो बुलवा लीजिए सबको, भला मैं क्यों मना करूंगी, आपका घर है, आपकी मर्जी चलती है यहाँ। अच्छा ठीक है रीता, मैं आज ही सबको फोन कर दूंगा और अगले ही संडे मैं सबको बुलवा लूंगा। हम मजे से साथ में खाएंगे पियेंगे, पूरा दिन साथ में बिताएंगे। ठीक है, ये आदमी भी ना अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। अरे मुझे समझ में नहीं आता क्या जरूरत है सबको घर पर बुलाने की। सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूंगी। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रीता, खाना बहुत स्पेशल होना चाहिए, तो तुम मुझे सामानों की लिस्ट बनाकर दे देना, जो भी लगेगा मैं सब मार्केट से ले आऊंगा संडे के पहले। ठीक है जी, दे दूंगी मैं आपको लिस्ट। मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी अपने घर में कि सब राजाओं की तरह मुझ पर ऑर्डर चलाएं और मैं दासियों की तरह सेवा करूं। अरे अच्छा खाना तो छोड़ो, मैं तो उन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी इन मेहमानों को कि दोबारा मेरे घर आने के लिए 10 बार सोचेंगे। देखती हूँ कितने देर तक टिक पाएंगे ये मेहमान। लो रीता, मैंने सारा सामान ले आया हूँ, जल्दी से कुछ स्पेशल बना दो, दोपहर को 2 बजे आने वाले हैं सब लोग। ठीक है, रख दीजिए आप सामान, आप जाकर सामने हॉल की सफाई कर लीजिए। ठीक है रीता। इनके रिश्तेदारों के लिए मैं स्पेशल खाना बनाऊं? अरे बावर्ची बन जाऊंगा इनके रिश्तेदारों के लिए मैं तो देखना सादा दाल चावल ही बनाकर रख दूंगी। अरे बहुत ही बेशर्म रिश्तेदार हैं इनके, इन्होंने बुलाया और वो लोग आने को भी तैयार हो गए।
बनाया है तुमने? क्या जी, कुछ स्पेशल बनाने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन तो आ रहे हैं ना, और वो पहली बार नहीं आ रहे हैं हमारे घर जो मैं उन्हें स्पेशल खाना बनाकर खिलाऊं। और वैसे भी आपके माँ बाप और भाई बहन कोई मेहमान नहीं है जो उनके लिए स्पेशल खाना बनाऊं मैं। मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया है। रीता, तुम कभी नहीं सुधर सकती। अरे मैंने तो सारा सामान लाकर दे दिया था तुम्हें, और तुम्हें नहीं भी बनाना था तो एक बार तुम मुझसे कहती, मैं बाहर से ही कुछ ले आता। अब बताओ, मेहमानों के आने में सिर्फ 10 मिनट का समय है। अब इतने जल्दी मैं बाहर से भी कुछ पैक करवा कर नहीं ला सकता। इतने कम समय में मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं तो ये घर से जा रहा हूं, और उनके जाने के बाद ही इस घर में वापस आऊंगा। अब तुम ही संभालो। जाइए, मुझे क्या करना, मैं भी दाल चावल परोस दूंगी। इनके रिश्तेदारों को मैं पकवान बनाकर खिलाऊं। अरे लगता है इनके पूरे रिश्तेदार आ गए। दरवाजे की आवाज आ रही है, मुझे जाकर देखो तो। मम्मी पापा, आप लोग? हाँ बेटा, तुम ऐसे देखकर हमें चौंक क्यों रही हो? क्या तुम्हें दामाद जी ने नहीं बताया था कि वो हमें आज खाने पर बुलाए हैं? मम्मी, इन्होंने तो मुझे ये नहीं बताया था कि खाने पर आप लोगों को बुलाया है। मैं तो यही सोच रही थी कि उन्होंने अपने मम्मी पापा को बुलाया है खाने में। रितेश जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपने मेरे मम्मी पापा को इनवाइट किया है? अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखती अपने मम्मी पापा के लिए। आपने मुझसे कहा था कि आपने मम्मी पापा को बुलाया है, तो मुझे लगा कि आपने अपने मम्मी पापा को बुलाया होगा। मैंने वही बताया रीता तुम्हें जो मैं इन्हें मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा, लेकिन तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं समझा। मैं जानता हूँ रीता कि तुमने यह सोचा कि मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन आ रहे हैं, इसलिए तुमने जानबूझकर घटिया खाना बनाया। हाँ रितेश जी, मैंने यही सोचा कि आपके मम्मी पापा आ रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ दाल चावल बनाया था। रीता बेटा, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? अरे मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। जब दामाद जी हमें अपने माँ बाप की तरह मानते हैं, तो तुम दामाद जी के माता पिता को अपना क्यों नहीं मान सकी? दामाद जी, आप हमें माफ कर दीजिए। अरे हमारी बेटी के किए पर हमें बहुत पछतावा है। रीता, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अरे अच्छे रिश्ते अच्छे व्यवहार और प्यार से बनाए जाते हैं, खून से नहीं। अच्छा व्यवहार ही हमारे रिश्ते को मजबूत करते हैं बेटा।